तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे 100 फ्लावर वैली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, मगर वहां पर कोई भी 100 फ्लावर वैली मौजूद नहीं थी, जिस पर योंगफे काफी सरप्राइज होता है। मगर अचानक वहां पर उसकी मुलाकात एक कुनलुन ड्रैगन से होती है। वो कुनलुन ड्रैगन उसे अपने एक सीक्रेट वर्ल्ड में लेकर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात युआन ड्रैगन से होती है। और वो कुनलुन ड्रैगन उस 100 फ्लावर वैली को दिखाते हुए कहता है कि उस 100 फ्लावर वैली में दो पावरफुल फिगर्स आए हुए हैं और उन्होंने उस 100 फ्लावर वैली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक बैरियर बना रखा है। और इसके अलावा फिर वो उसे वहां से एक और जगह लेकर जाता है, जहां पर वो योंगफे को एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि ये स्क्रॉल हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया था और ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके जरिए अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे। ये कहने के बाद योंगफे जैसे ही अपने इनर वर्ल्ड को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, तो शुरू में वो अपने इनर वर्ल्ड को फील करने की कोशिश करता है और अच्छी तरह से उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रियलाइज कर लेता है, मगर उसे आखिर में भी अपना इनर वर्ल्ड दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका इनर वर्ल्ड वो असल में उस स्क्रॉल के अंदर मौजूद था, जिसे देखने के बाद वो उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और उसे उसका फादर वहां पर नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि फादर, क्या ये आप हैं? तो उसका फादर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मगर तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना ही होगा। मगर योंगफे कहता है कि फादर, 10,000 साल पहले तो मैं मर गया था, फिर मेरे मरने के बाद आखिर इतना कुछ कैसे बदल गया? तो चेनजेंग कहता है, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर हर सवाल का जवाब तुम्हें अब नहीं मिल सकता। सही टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी होगा और तुम्हें हमसे शिकायत भी करनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पास्ट लाइफ में हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हारी पास्ट लाइफ जो कि इतनी ज्यादा हार्डशिप से भरी हुई थी, वो अब बिल्कुल भी वैसी नहीं होगी। अब तुम्हारी किस्मत हम बदलेंगे। असल में तुम्हारी बॉडी में मौजूद वो सीड जिसके जरिए तुम अपने इनर वर्ल्ड को देख सकते थे, ये पैदाइशी तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद था और अपने परफेक्ट शेप में था। यही वजह है कि कुछ लोगों ने उस इनर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और तुम्हारा ये इनर वर्ल्ड तकरीबन डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसीलिए हमने इस सीड को तुम्हारी बॉडी से निकाल कर तुम्हारी मदर की पेंटिंग के अंदर सिक्योर कर लिया था, ताकि आने वाले वक्त में तुम खुद इस इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सको। ये सुनकर योंगफे कहता है, इसका मतलब है कि आप सब कुछ जानते थे? तो उसका फादर कहता है कि हमें सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है और जितना कुछ तुम जानते हो शायद हम उससे भी कई गुना ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने एक ऐसे पावरफुल फिगर के साथ फाइट की थी जो कि इंतहाई ज्यादा ताकतवर था और मैंने तुम्हारी बॉडी को एक बैटल फील्ड की तरह यूज किया था और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 साल तक उसके साथ फाइट की है। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं कि टेन टाइशुआन वो हमारे लिए कोई बड़ा मसला है ही नहीं। असल में वो एक कठपुतली है और उसकी डोरें जो हिला रहे हैं वो उसके पीछे एक जगह छुपे हुए हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर हमें चेनजेंग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने एक लड़की होती है जो कि ज्यादातर टेन टाइशुआन ही लग रही होती है और उसका जाहिरी हुलिया मैंगलियार के इविल स्पिरिट जैसा लग रहा होता है और वो चेनजेंग से कहती है कि अगर तुमने ये बैटल हार दी तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन हमेशा के लिए एक जगह रुक जाएगी। मगर चेनजेंग उससे कहता है कि हम चिन फैमिली के लोग हैं, हमें हेवन एंड अर्थ से डर नहीं लगता, तो तुमसे क्यों डर लगेगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही तुम कोई एंशिएंट लेजेंडरी वॉरियर हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ किया तो तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योंगफे बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या इसके पीछे एंशिएंट पावर्स हैं, मगर वो मुझे टारगेट क्यों कर रही है? तो उसका फादर कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉज एंड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं बदल पा रहा। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। ये किस्मत असल में एक पिंजरे की तरह है जिसे बहुत ही पावरफुल मास्टर्स ने बनाया है, मगर शायद ये सब कुछ तुम खुद से बदल सकते हो और तुम्हारी बॉडी में जो सीड था वो अब तुम्हारे पास वापस आ गया है। अब तुम्हें सबके लिए रेडी हो जाना चाहिए। अब तुम्हें हजारों सालों के बाद एक नई जिंदगी मिली है, इसलिए इस जिंदगी को तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जीना है जो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते, मगर वो हमेशा से तुम्हारे दिल के अंदर रहेंगे।
हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुमने एक दिन इस ब्रोकन वर्ल्ड से निकलकर हमारे साथ आकर जरूर मिलना है। मगर योंगफे कहता है कि आखिर आप लोग हैं कहां पर और मदर कहां है। मगर उसका फादर कहता है तुम्हें बहुत जल्द अब वर्ल्ड रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके बाद तुमने अपने पाथवे को खुद से तलाश करना होगा। और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं कि जब भी आसमान पर तुम्हें फुल ब्राइट मून दिखाई दे तो समझ जाना कि हम तुम्हें देख रहे हैं। और तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। शायद ये लाइफ तुम अपने लिए नहीं जी पाओगे। इतना कहने के बाद वो दोबारा से उसी सीड के अंदर चला जाता है और वो सीड फौरन से योंगफे की बॉडी के चारों तरफ आकर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। और योंगफे कहता है कि फादर, मैं जानता हूँ आप मुझसे जो काम करवाना चाहते हैं मैं वो जरूर करूंगा और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। और ये कहने के साथ हम जब उसके फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं तो योंगफे अब भी उसी गुफा के अंदर कल्टीवेशन करते हुए बैठा हुआ होता है। और वो कहता है कि पता नहीं कितना टाइम गुजर चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है। मेरा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड अब वो एक हो चुके हैं। अब मेरे अंदर हेवन एंड अर्थ दोनों ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेरा इनर वर्ल्ड भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब मैं जब भी चाहूँ अपने इनर वर्ल्ड में जा सकता हूँ। इतने में अचानक वो कुंडलून ड्रैगन आता है और वो कहता है कि बच्चे, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो काफी जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। सोचा नहीं था कि तुम इनर वर्ल्ड को इतना जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। जिस पर योंगफे कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प की। मगर कुंडलून ड्रैगन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हो। बस मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि जब तुम अपनी डाओ को अचीव कर लो और असेंड होने के लिए तैयार हो जाओ तो उस टाइम तुम अपना एक मिस्टिक रियलम जरूर क्रिएट कर लेना, जिसे तुम इस दुनिया में छोड़कर जाओगे। वो मिस्टिक रियलम असल में हम कुंडलून ड्रैगन्स के लिए होगा। और मेरे लिए एक 100 फुट स्टैचू भी जरूर से बना देना। इस तरह तुम मेरे इस एहसान का बदला चुका पाओगे। इतना कहने के बाद वो लोग एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो कुंडलून ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपने इनर वर्ल्ड में क्या देखा है। तो योंगफे कहता है वहां पर सिर्फ कुछ पत्थर और रेत है। ये सुनकर वो ड्रैगन समझ जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है। मगर वो उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी कोई शख्स इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है तो उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। शुरू में लोगों को या तो कोई सिंगल स्टोन दिखाई देता है या फिर थोड़ी सी रेत दिखाई देती है। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें आने वाले कुछ डिकेड्स या फिर कुछ सेंचुरीज लगेंगी, उसके बाद तुम अपना पूरा इनर वर्ल्ड जनरेट कर लोगे। और फिर योंगफे कहता है अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या। ये सुनकर वो एंसेस्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके कप में वाइन भी नीचे गिरने लगती है। और वो ड्रैगन उससे कहता है कि जब तुम उसे कंप्लीटली बना लोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ट हो जाएगी। तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हारा माइंडसेट वो बिल्कुल मेरे जैसा है। आइंदा कभी भी तुम्हें मेरी कुंडलून ड्रैगन की हेल्प चाहिए हो तो बस बता देना। तो योंगफे कहता है कि सीनियर, सच बताऊं तो मुझे आपकी सिर्फ एक छोटे से मैटर में मदद चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में क्या आपके मिस्टिक रियलम की तरह के और भी बहुत सारे मिस्टिक रियलम्स हैं, क्योंकि डू फैमिली क्लेम करती है कि वो ईस्टर्न रॉयल फैमिली है और वो अपने एक मिस्टिक रियलम के अंदर रहती है। क्या उनके पास भी सेम ऐसा ही मिस्टिक रियलम है जैसा कि आपके पास है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईस्टर्न लैंड वो इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल वो दिखता है। बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स जो कि 6 रियलम से भी ऊपर के हैं वो कभी भी अपर रियलम से लोअर रियलम में नहीं आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईस्टर्न लैंड में कुछ खास है। वो उसे एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हुए समझाता है कि अब तुम क्यूटिक वार सेक्ट को ही ले लो। हमारी इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक ब्लड बैटल हो चुकी है और लास्ट टाइम जो हमारी इनके साथ ब्लड बैटल हुई थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी और बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था। उस जंग को ही खत्म करने में हम लोगों को अपनी तकरीबन सारी एनर्जी लगानी पड़ी, तब जाकर वो जंग खत्म हुई थी। मगर ये लड़ाई आज से हजारों साल पहले हुई थी, तो इसलिए अब मैं ये सब कुछ दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। मगर योंगफे को ये बात काफी हैरान कर देती है कि मिस्टिक रियलम्स वो एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मिस्टिक रियलम्स वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
ये सुनकर वो ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है कि अगर इस मर्तबा कोई बड़ा सा डिजास्टर आता है तो इसके लिए हम कुनलुन को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद वो उसे फौरन से अर्थ पैलेस की तरफ लेकर जाता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा धुंध होती है और हमें एक दीवार दिखाई जाती है। जैसे ही वो कुनलुन ड्रैगन अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है तो उस दीवार में मौजूद बहुत सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ड्रैगन उसे बताता है कि ये मेरा ट्रैवलिंग पैलेस है। यूं समझ लो कि यहाँ से किसी भी मिस्टिक रियलम में एंटर किया जा सकता है। मगर जहां तक बात लास्ट वॉर की है, लास्ट वॉर तो हम लोग हार गए थे, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों ने सारे के सारे मिस्टिक रियलम्स के दरवाजों को लॉक कर दिया था। वो युवान ड्रैगन एक जगह छुप कर ये सब बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर योंगफाई देखता है कि हर एक पोर्टल के सामने उसके मिस्टिक रियलम का नाम लिखा हुआ है। वहाँ 100,000 माउंटेन, आर्टिक डीमन डान और ईस्टर्न सी और नॉर्थ साइड के बारे में भी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और ये सारे के सारे पोर्टल्स वहाँ उन मिस्टिक रियलम्स के अंदर जाकर खुलेंगे। यहाँ पर योंगफाई को ईस्टर्न लैंड के इंपीरियल क्लान का गेटवे भी नजर आ जाता है, मगर उसके बराबर में कॉर्प हार्डिंग सेक्ट का गेट मौजूद होता है। ये देखकर योंगफाई काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट के पास भी अपना एक मिस्टिक रियलम है, मगर कॉर्प ड्राइव सेक्ट तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। मगर वो एंसेस्टर उसे बताता है कि ये असल में डिवाइन ईगल स्काई गैदरिंग आई है, जरा तुम इसे देखो, इसके जरिए तुम अच्छी तरह से उसे देख पाओगे। वो योंगफाई को एक गोल्डन मिरर जैसी कोई चीज देता है और योंगफाई जब उसे देख रहा होता है तो इतने में युआन ड्रैगन भी उसके पास आ जाता है। उसे देखते ही योंगफाई कहता है कि तुम सही टाइम पे हमेशा वहां से खिसक जाते हो, आखिर तुम कहाँ थे? तो वो ड्रैगन कहता है कि मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूं और जब तक मैं अपना पेट ना भरूं तब तक मैं किसी की हेल्प नहीं करता, और तुम ये मत समझ लेना कि मैं मिस्टिक रियलम के ट्रेजर्स के पीछे भाग रहा हूं। इतना कहने के बाद वो उस गोल्डन मिरर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां एक मिस्टिक रियलम मौजूद है और हर जगह इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही होती है, जिससे योंगफाई को यह बात साफ साफ पता चल जाती है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट के लोगों ने खुद से इस रियलम को अनलॉक नहीं किया है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां पर गए थे। और वो कुनलुन ड्रैगन भी उन लोगों को बताता है कि असल में कॉर्प ड्राइव सेक्ट के मास्टर ने एंशिएंट टाइम में एक गॉड लाइक बॉडी को फॉर्म किया था, इसीलिए उस गॉड ने उनके लिए ये मिस्टिक रियलम बनाया था। कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो तो खुद बाहर आ गया, मगर उनका वो गॉड अभी भी उसी मिस्टिक रियलम के अंदर मौजूद है। वो हमेशा वहां पर कॉर्प एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को नॉरिश करता रहता है। जब उन लोगों को उस मिरर के अंदर वो कॉर्प किंग दिखाई देता है तो उससे युआन ड्रैगन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका दिमाग वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही बना है। और वो कुनलुन ड्रैगन उन्हें बताता है कि ये न सिर्फ दिखने में खतरनाक है, बल्कि इसकी मूवमेंट भी उतनी ही फास्ट है, ये पलक झपकते ही किसी को भी मार सकता है। मगर इसे अगर ज्यादा टाइम दिया जाए तो ये खुद को अपनी अवेयरनेस के साथ पूरी तरह से ठीक कर पाएगा और दोबारा से कॉर्प ड्राइव सेक्ट का कॉर्प गॉड बन जाएगा। मगर युआन ड्रैगन कहता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर उस कॉर्प गॉड ने हम लोगों को ढूंढ लिया तो फिर वो तो हमारे पूरे के पूरे सेक्ट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि लगता है कि इस कॉर्प गॉड को एक अच्छी सोल को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें डू फैमिली का मिस्टिक रियलम दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों के एल्डर्स वो एक जगह बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उन लोगों को अचानक से उस मिस्टिक रियलम में कुछ अजीब सी एनर्जी फील होने लगती है, जिस पर एक एल्डर कहता है कि शायद किसी मिस्टिक रियलम में कोई एंट्री ली गई है, मगर दूसरा एल्डर कहता है कि शायद किसी ने आउटर मिस्टिक रियलम में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट की होगी। मगर यहाँ पर एक थर्ड एल्डर भी होता है और वो कहता है कि शायद बाकी के मिस्टिक रियलम्स वो हमारे डू फैमिली से डर गए होंगे, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि कहीं डू फैमिली हम पर हमला ना कर दे, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही अपने पैसेज वे को बंद कर दिया होगा। क्योंकि आज तक हमारे डू फैमिली के मिस्टिक रियलम में किसी ने भी एंटर करने की कोई जरूरत तक नहीं की है, तो आइंदा भी कोई यहाँ पर नहीं आएगा। मगर जहाँ तक बात योंगफाई की होती है तो वो कुनलुन ड्रैगन उसे एक कुनलुन बोन नाइफ देते हुए कहता है कि मेरा ये बोन नाइफ कहीं गुम हो गया है। ये कुनलुन नाइफ मेरे कुनलुन क्लान का एक बहुत ही खास ट्रेजर है। इसकी मदद से तुम किसी भी मिस्टिक रियलम को आराम से ब्रेक करके उसके अंदर एंटर कर सकते हो।
मगर योंगफे समझ जाता है कि वो सीनियर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने ये कहीं गुम कर दिया है। वो सीनियर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने मुझे दिया है और हमारे बीच में जो ये डील हुई है इसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा। मैं बहुत जल्द ये नाइफ आपको वापस कर दूंगा, बस एक मर्तबा मैं इसका सही से इस्तेमाल कर दूं। तो वो कुंडलू ड्रैगन उससे कहता है ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप जो करना है जल्दी कर लेना। इतना कहने के साथ योंगफे फौरन से एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करता है और कॉर्प ड्राइव सेक के सीक्रेट रियलम में एंटर कर जाता है, जहां वो लोग देखते हैं हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्कल्स पड़ी हुई होती हैं और उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक का वो गॉड भी मौजूद होगा। इतने में उनकी नजर उस गॉड पर पड़ती है जो कि ऊपर थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है और योंगफे देखता है कि उस कॉर्प किंग ने यहाँ पर हजारों लोगों को मारा है और उसके ऊपर बैठकर वो अपनी बॉडी को नॉरिश कर रहा है। मगर युआन ड्रैगन वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि यहाँ पर मौजूद एनर्जी वो मेरी आंखों को चुभ रही है। मगर योंगफे कहता है चलो अब जरा इस कॉर्प किंग से भी मिल लेते हैं। वो लोग जैसे ही उसके करीब जाते हैं तो उस कॉर्प किंग का ऑरा ही ऐसा होता है कि युआन ड्रैगन तो उससे काफी डर रहा होता है, मगर योंगफे वो एक प्लानिंग के जरिए यहाँ पर आकर उस किंग को किसी मकसद के लिए यूज करना चाहता था। और वो देखता है कि वो कॉर्प किंग एक गहरी नींद में सो रहा है, मगर उसके बावजूद भी उसकी बॉडी अपने आप ही आसपास की कॉर्प एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और उसकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना रही है। मगर युआन ड्रैगन देखता है कि ये कॉर्प बॉडी असल में एक लिविंग सेंट बॉडी है, यानी कि कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों ने किसी सेंट की बॉडी को अपना कॉर्प किंग बना दिया है। मगर वहां पे जो स्मेल है उससे तो युआन ड्रैगन का दम घुटने लगता है और वो कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर इतने में अचानक योंगफे वो उस कॉर्प किंग से कहता है कि मेरा नाम डू हाओ है और मैं इंपीरियल क्लान के मिस्टिक रियलम से आया हूँ और मैं आज तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत ही बुरी मौत मारने के लिए आया हूँ ताकि मैं एविलनेस का खात्मा कर सकूं। आज तुम्हें मारने के बाद मैं पूरी तरह से कॉर्प ड्राइव सेक का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी डिमोनिक सोर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मेरी ये हेवन डिफाइंग सोर्ड 7 हेवन डिफाइंग अटैक कर सकती है। इतना कहने के बाद वो उस सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है और डू हाओ की तरह ही उसकी डिवाइन टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही उस कॉर्प किंग पर हमला करता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। ये देखते ही योंगफे उस ड्रैगन के साथ तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है और तरफ वो कॉर्प किंग इस धमाके की वजह से अपनी नींद से जाग गया होता है और योंगफे के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे योंगफे और वो ड्रैगन अपने आप को बचाते हुए वहां से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और वो ड्रैगन कहता है ये कॉर्प किंग जरूर 7th रैंकिंग का है, यानी कि इसका पावर लेवल 7th हेवन लेवल है। और जैसे ही वो कॉर्प किंग उनका पीछा कर रहा होता है और उनके बिल्कुल करीब आ जाता है तो योंगफे उसी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस रिफ्ट बनाकर फौरन से उसे एक और मिस्टिक रियलम के अंदर भेज देता है। यहाँ पे हमें डू फैमिली को दिखाया जाता है। डू फैमिली के एल्डर्स वो अभी भी योंगफे को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं और एक एल्डर कहता है कि अगर डू हाओ हार गया है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अब भी डू फैमिली की ट्रू स्ट्रेंथ मौजूद है और उसके सामने वो लड़का योंगफे कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो ग्रेट होली लैंड की सारी फोर्सेस को अपने साथ मिला ले तो भी वो हमारे डू फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ वो लड़का वैसे भी एक धोबी के कुत्ते से ज्यादा अहमियत नहीं रखता, उसके पास बस थोड़ी सी रेपुटेशन आ गई है क्योंकि उसने काफी बैटल्स लड़ ली हैं और लोगों के सामने बहुत सारे लोगों को मारा है, मगर फिर भी वो हमारे इंपीरियल क्लान के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। वो हमारे सामने बिल्कुल चूंटी की तरह है। अगर वो वाकई में हम लोगों के साथ फाइट करना चाहता है तो उसे आने देते हैं और उसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो करते हैं, जिसके बाद उसे लग पता जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। मगर इतने में अचानक वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन हो जाती है और उस स्पेस रिफ्ट से वो डीमन फौरन से उस मिस्टिक रियलम में एंटर करता है और आते साथ ही बहुत ही जोर से धाड़ता है, जिससे वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमारे मिस्टिक रियलम का दरवाजा तोड़ने की
आखिर किसने हिम्मत की। लगता है उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा इंपीरियल क्लान यहाँ का सबसे पावरफुल क्लान है, मगर उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं होती कि वहां पर जो डीमन आया है वो असल में एक कॉर्प किंग है। मगर उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन लोगों ने उस कॉर्प किंग को ये बता दिया था कि वो लोग इंपीरियल क्लान के लोग हैं, और यही बात योंगफाई ने भी जाकर उसे बताई थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खोलता है, जिसके अंदर वो सारे के सारे लोग खींचना शुरू हो जाते हैं और वो एल्डर्स फौरन से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं और उस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मगर जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते और तेजी से खींचे चले जाते हैं, जिससे वो कॉर्प किंग उन लोगों को फौरन से जिंदा निगल लेता है। और ये देखकर वो एल्डर्स भी काफी सरप्राइज हो चुके होते हैं, मगर वो कॉर्प किंग उन एल्डर्स को मारने के लिए फौरन से यहाँ पर पावरफुल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है, और ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो एल्डर्स भी उसके सामने कम पानी लग रहे होते हैं। और यहाँ पर योंगफाई और वो ड्रैगन ये सब कुछ देखने के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि डू फैमिली का तो पत्ता साफ होने वाला है। मगर योंगफाई कहता है जरा डू फैमिली को और रोने दो, उन्हें पता चले कि आखिर उन लोगों ने किससे पंगा लिया है। मगर वो ड्रैगन कहता है मिस्टिक रियल्म्स के बीच की लड़ाई ये काफी ज्यादा ब्रूटल होगी, क्योंकि मैंने स्पेशली जो कोऑर्डिनेट सेट किए थे वो सारे के सारे अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब मैं नहीं जानता कि इस लड़ाई का आउटकम क्या निकलेगा। मगर योंगफाई कहता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी जब दो एविल साइड्स एक दूसरे के साथ टकराती है तो आखिर में नतीजा यही होता है कि दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर देंगी और बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। और इस हेल्प के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतनी अच्छी ऑफर दी। आपकी वजह से ही आज मैं उस कॉर्प किंग के जरिए डू फैमिली से अपना बदला ले पा रहा हूं। कम से कम इससे डू फैमिली की थोड़ी बहुत एरोगेंस कम हो जाएगी। और वो युवान ड्रैगन से भी कहता है मेरे ख्याल से हमारी जोड़ी काफी अच्छी है, हम लोग एक अच्छे टीम हैं। जिस पर वो ड्रैगन भी कहता है बच्चे तुम तो सच में काफी ज्यादा छुपे रुस्तम हो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए आखिर में जाके मुझे ब्लेम मत करना। और वो एंसेस्टर भी कहता है मुझे लगता है कि तुमने कॉर्प ड्राइव सेक्ट को बाकी लोगों के मुकाबले में काफी अच्छी तरह से समझ लिया है। वैसे भी 100 फ्लावर वैली में लगी हुई वो सील अभी तक ओपन नहीं हुई है, मगर जहां तक बात डू फैमिली की है तो इस लड़ाई के बाद उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि अब तुम इस जगह से निकलकर वापस से अपनी टेरिटरी की तरफ चले जाओ। ये सुनने के बाद योंगफाई कहता है कि अब मुझे भी लगता है कि मुझे एक लंबे टाइम के बाद वापस से ईस्टर्न लैंड में जाना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर अब काफी कुछ बदलने वाला है। ये सुनकर युवान ड्रैगन काफी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि चलो तो फिर देर किस बात की है, अभी चलते हैं। मगर यहाँ पर ईस्टर्न लैंड में हमें दिखाया जाता है पर्पल मेंशन का वो यंग मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसकी की पूरी आर्मी भी खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पर हम उसके सामने एक और वॉरियर को देखते हैं। ये असल में लड़की होती है और हमने इसे पहले भी देखा था, ये क्योटेक वार सेक्ट की ही लड़की थी जो कि 5th हेवन लेवल के पीक पे आ चुकी है और 6th रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो पर्पल हेवन मेंशन के डिसाइपल्स से कहती है कितनी बदकिस्मती की बात है कि तुम्हारा पर्पल हेवन सेक्ट वो कुछ भी नहीं कर पाया। मगर वो यंग मास्टर कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हालत मरने की है और तुम फिर भी इतने एरोगेंट हो रहे हो, जबकि शुआन युआन फेंग की और बाकी के तुम्हारे सारे दोस्त वो भी मारे जा चुके हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सरेंडर कर दो। मगर वो यंग मास्टर कहता है पर्पल हेवन मेंशन का मास्टर होने के नाते मैं सरेंडर करने के बजाय डेथ को एक्सेप्ट करूंगा। ये बात वहां पे खड़ी हुई उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी सोर्ड के साथ एनर्जी जनरेट करते हुए उससे जैसे ही उस लड़के पर अटैक करती है तो वो एनर्जी सीधा उसकी बॉडी को हिट करते हुए उसकी दूसरी तरफ निकल जाती है, जिससे वो यंग मास्टर वहीं पर ही ढेर हो जाता है। अगले सीन में हम किसी और को भी देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ईस्टर्न लैंड की तरफ जा रहा था और अगले सीन में फिर हमें दोबारा से ईस्टर्न लैंड के शाओलिन टेंपल के उसी मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि योंगफाई का अच्छा दोस्त था और साथ में वो पर्पल हेवन सेक्ट के मास्टर का भी दोस्त था। और जब उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने पर्पल हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को मार दिया है तो वो गुस्से में भड़क जाता है और क्योटेक वार सेक्ट के एक डिसाइपल को पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और फिर कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, इसलिए तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है।
ये कहने के बाद वो अपनी उन बीट्स के जरिए जैसे ही उस बंदे पर अटैक करता है तो क्योटिक वारसेक का वो डिसाइपल वहीं पर ही उस धमाके के साथ खत्म हो जाता है और वो मॉन्क उसके ऊपर वो पानी फेंकते हुए कहता है कि तुम सिर्फ पहले बंदे हो, अभी तो मैंने क्योटिक वारसेक के और भी बहुत सारे लोगों को मारना है। इतना कहने के बाद वो इस जर्नी पर निकल पड़ता है और अपने सामने आने वाले क्योटिक वारसेक के डिसाइपल्स को मारता जा रहा होता है और न जाने कितने ही लोगों का सफाया कर देता है। अगले सीन में हमें मैंगलियर को दिखाया जाता है। वो जंगल के बीच मौजूद होती है और डू फैमिली के कुछ सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं तो वो अपनी सोट के साथ उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है। मगर वहां पर एक और डू फैमिली का वॉरियर आता है और वो मैंगलियर से कहता है कि तुम इतने ज्यादा नखरे क्यों कर रही हो, आज या कल वैसे भी तुम हमारे डू फैमिली के हाथ लग ही जाओगी। इससे पहले कि डू हाओ वो खुद से तुम्हें पकड़ने के लिए आए, उससे बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ ही चले आओ। मैं तुम्हें डू हाओ से भी ज्यादा खुश रखूंगा और हम दोनों डू फैमिली के सबसे अच्छे कपल्स बनेंगे। ये बातें सुनने के बाद उस लड़की को दोबारा से वही पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जो कि उसने योंगफे के साथ बनाई थी और वो मेमोरीज इतनी ज्यादा उसे तकलीफ देती हैं कि वो लड़की गुस्से में भड़क जाती है और योंगफे का सारा गुस्सा वो उस लड़के के ऊपर निकालने के लिए अपनी सोट के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मगर अगले सीन में हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है। ये योंगफे का 10,000 साल पहले वाला दुश्मन है और वो एक वॉरियर को मारते हुए कहता है तुम लोग खुद को डिस्ट्रक्शन डाओसेक कहते हो, कितनी शर्म की बात है। मगर जब योंगफे वो वहां से गुजर रहा होता है तो अचानक से उसे सेम उसी वॉरियर की फीलिंग्स आने लगती हैं और वो कहता है कि ये फीलिंग्स को जानी पहचानी लग रही हैं, क्या वहां पर डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।